नमस्कार, सिटी टेल्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम विभिन्न शहरों के अलग-अलग लोगों से बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी दृष्टि में उनका शहर कैसा है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रमाशंकर सिंह। रमाशंकर जी ने अयोध्या, इलाहाबाद, शिमला और दिल्ली इन 4 शहरों के बारे में बातचीत की है। रमाशंकर जी हिंदी के जाने-माने लेखक हैं, समाजशास्त्री हैं और फ़िलहाल वे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में एकेडमिक फ़ेलो हैं। उनकी एक किताब नदीपुत्र हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही है। यह बातचीत हम लोग बहुत दिलचस्प जगह पे कर रहे थे। यमुना का किनारा था, बाढ़ वाली यमुना और ताजमहल के पीछे। ताजमहल की लगभग छाया पड़ रही थी हमारे ऊपर, तो इस वजह से इसमें काफ़ी चिड़ियों का शोर और बाकी चीज़ें हैं, लेकिन बातचीत बहुत दिलचस्प है। आइए सुनते हैं। हाँ, पहले तो मैं ये बताऊँगा कि मेरा जन्म शहर में नहीं हुआ और एक गाँव में, और वहाँ मैं 19 साल तक रहा, 18-19 साल तक। तो 18 साल के बाद जो जिसे आप शहर कह सकते हैं वो था अयोध्या। वहाँ लगभग रहा 24 साल तक। फिर 24 से 29-30 साल तक, मतलब 5-6 साल दिल्ली में रहा, यानी 2005 से 2010 तक। बीच में थोड़े समय के लिए इलाहाबाद गया था, लेकिन दिल्ली चला आया। और 2010 से 18 तक इलाहाबाद रहा। 18 से 20 तक शिमला में रहा, और 20 से 22 तक कानपुर रहा, फिर दिल्ली आया। तो इस तरीके से शहर से सीधा-सीधा जुड़ाव भी नहीं हो पाया और शहर से सीधे-सीधे हट भी नहीं पाए। और जिस तरीके से हमारी ज़िंदगानियाँ आजकल हैं, तो हम शहर से भाग नहीं सकते। अगर हम भाग भी जाएँ शहर से, तो कोई ना कोई शहर हमें पकड़ लेगा और हमें वहाँ पर रहना ही होगा। जैसे हमारी मजबूरी है, हमारी चॉइस भी हो सकती है। बहुतों के लिए चॉइस है, बहुतों के लिए मजबूरी है। मेरे लिए जहाँ तक कभी-कभी किसी शहर में रहना मजबूरी रहा है और कभी-कभी किसी शहर में रहना सपने जैसा रहा है, चॉइस का मामला रहा है। तो शुरू में जब मैं अयोध्या में था 1999 से 2005 तक। बड़े क्रूशियल टाइम में रह रहे थे आप। हाँ, उस समय काफ़ी क्रूशियल था, और इसका बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, उसकी स्मृतियाँ मौजूद थीं। और मंदिर आंदोलन जिसे आज कहते हैं, वो लगभग दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका था। और उस दौरान शिला पूजन का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, और शायद 2002 या 1 की बात होगी। उस समय मैं वहाँ स्नातक कर रहा था। तो कुछ समय तक शहर थोड़ा अ, एक तरीके से क्षुब्ध जैसा रहा। उसमें हल्की-सी किन्हीं लोगों को बहुत वीरता प्रदर्शित करने के अवसर मिल रहे थे। कुछ लोग डर रहे थे, कुछ लोग इससे बिल्कुल, उनको इससे कुछ लेना-देना नहीं था, और वो कह रहे थे बस ये समय का थोड़ा-सा फेर है, हट जाएगा। ऐसा वह समय था। लेकिन उसी समय में जो जब मैं अयोध्या में रह रहा था, तो एक ख़ास किस्म का ठहराव था वहाँ की। मैं एक मंदिर में लगभग 3 साल रहा। मंदिर का अपना जीवन होता है, पढ़ाई-लिखाई का। आप मांस नहीं खा सकते, आप शराब नहीं पी सकते, अंडे के छिलके सबसे ज़्यादा चुगली करते हैं। अंडे से की महक से ज़्यादा अंडे का छिलका बहुत चुगली करता है। कहीं भी आप अगर अंडा खाएँगे, तो उसका एक छोटा-सा सफ़ेद-सफ़ेद छिलका कहीं न कहीं तैरता हुआ दिख जाएगा, और बिल्कुल सफ़ेद। वो उतनी सफ़ेद चीज़ मुझे लगती है कोई दूसरी नहीं होती जितना अंडे का छिलका होता है। तो आप खा नहीं सकते मंदिर में, अगर आप खाएँगे तो पकड़े जाएँगे। और खाना कोई बड़ी बात नहीं है, खाएँ या ना खाएँ। मैं अपने गाँव में जब जाता था, घर जाता था, रिश्तेदारियों में जाता था, तो खाता था। लेकिन जब मैं मंदिर में रहता था, तो निश्चित ही नहीं खाता था, क्योंकि उसने मुझे शरण दी थी। मैं वहाँ रहता था और मेरे बहुत सारे साथी रहते थे। तो अगर और ठीक ही था, अगर उन्होंने हम पर लादा नहीं था कि आप अंडा ना खाइए। वो ये कह रहे थे कि अगर आप मंदिर में रहते हैं, तो अंडा ना खाइए। तो उसमें अगर हम मंदिर में ना रहते, तो हमारे पास उसका जो एक नैतिक आचार शास्त्र था, वो हमारे ऊपर कोई लदा हुआ नहीं था। लेकिन जब अगर वहाँ हम रहते, तो हमें वो मानना था, क्योंकि उसके बदले में, मंदिर में रहने के बदले में हमसे वो कोई पैसा नहीं लेते थे, कोई किराया नहीं लेते थे, और हम सब सामान्य घरों के बच्चे थे। तो मंदिरों में रहना मजबूरी थी, और फिर धीरे-धीरे वो हमारे जीवन का हिस्सा बन गई। बहुत सारे ऐसे लड़के-लड़कियाँ थे जो मांसाहारी परिवारों से आते थे, लड़के स्पेशली, या मांसाहारी थे, लेकिन वो अयोध्या के मंदिरों में रहते थे, तो वहाँ मांसाहार नहीं करते थे। जिनके पास पैसा होता था, वो मान लीजिए फैज़ाबाद चले गए,
जिनके तब अयोध्या और फैज़ाबाद 2 अलग-अलग चीज़ें हुआ करती थी, अब अयोध्या एक ही हो गया है। और अयोध्या के अंदर अयोध्या, फैज़ाबाद के अंदर पहले अयोध्या थी, अब एक बड़ी अयोध्या है, नई अयोध्या ज़िला है, उसके अंदर एक छोटी वाली अयोध्या है, जहाँ पर मैं रहता था, जहाँ अयोध्या है, जहाँ पर हनुमानगढ़ी है, ढेर सारे मंदिर हैं। आप कौन से मंदिर में रहते थे? वहाँ कनीगंज में एक बहुत छोटा-सा मंदिर है, लक्ष्मण भवन। अयोध्या में इस नाम के बहुत सारे आपको मंदिर मिल जाएँगे। निश्चित ही अयोध्या के जो केंद्र हैं, वो राम हैं, ठीक? तो राम, लक्ष्मण के नाम पर मंदिर, भरत के नाम पर, सीता जी के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर, हनुमानगढ़ी इतनी बड़ी है ही है, राम जन्मभूमि है ही है, बड़ा स्थान है, ढेर सारे मंदिर हैं। तो वो लगभग हर दूसरे-तीसरे घर के बगल में एक मंदिर है और लगभग हर घर में एक मंदिर है। और जहाँ मैं रहता था एक छोटा-सा मंदिर था, उसमें 12-14 कमरे बने हुए थे और वो सब खाली रहते थे। और जब मेला लगता था, सावन का मेला, लगभग इन्हीं दिनों, तो बहुत सारी स्त्रियाँ, पुरुष, बच्चे अलग-अलग हिस्सों से, विशेषकर वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से, बिहार से और आज का जो झारखंड है, वहाँ से आते थे और मेले के बाद वो चले जाते थे। उनमें से कुछ कमरों को उन्हीं लोगों ने बनवाया हुआ था कि वो जब अयोध्या आएँ, तब वो रहें यहाँ पर। यहाँ तक कि एक दौर ऐसा भी था कि अयोध्या में ऊँची जातियों की विधवाएँ बहुत रहती थीं। तो आपने ये सुना होगा कि विधवाएँ मथुरा में छोड़ दी गईं या बनारस। बनारस में छोड़ दी गईं अयोध्या। तो तीर्थ स्थानों में विधवाएँ आती थीं। तो उसकी एक निश्चित प्रक्रिया होती थी। बहुत मामलों में क्या होता था कि कोई व्यक्ति मसलन वो झारखंड का भी हो सकता था, वह बिहार का भी हो सकता था, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, राजस्थान का, कहीं का भी हो सकता था और किसी तीर्थ स्थान में एक छोटा-सा दान दे देता था, अनुदान दे देता था, उसमें कमरे बन जाते थे, तो वहाँ पर आकर वो महिलाएँ वहाँ रह रही होती थी और जिनके पास यह इतनी आर्थिक क्षमता नहीं होती थी, वो दूसरी जगहों पे आकर रहती थी आसरा लेकर। तो 2-3 वो सारी विधवाएँ एक आर्थिक स्तर की नहीं थी, एक सामाजिक स्तर की नहीं थी, तो इसी हिसाब से वह रहते थे। अयोध्या में भी ऐसे लोग रहते थे। तो हाँ, मैं बात कर रहा था, उस मंदिर में हम लोग रहते थे। मंदिर के जीवन के बारे में कुछ और बताइए, कैसा था? वो निश्चित ही आपके साथ कौन-कौन लोग रहते थे? पहली साल तो मैं अकेला गया था, फिर हमारे साथ एक हमारे रिश्तेदार गए, वो बीए सेकंड ईयर के बाद चले गए। लेकिन हमारे एक दोस्त थे दुर्गेश त्रिपाठी, वो दूसरी मंदिर में रहते थे। वो हनुमानगढ़ी में 4 पट्टियाँ हैं, तो उसकी एक पट्टी में रहते थे। और हमारे इलाके के यानी गोंडा ज़िले के कम से कम हम 8 या 9 छात्र थे, जो अलग-अलग मंदिरों में रहते थे। तो शाम के वक़्त लगभग 4 या 5 बजे हुए, तब हम में से किसी के पास फ़ोन नहीं था। तो यह मानी हुई बात थी कि हम सब हनुमानगढ़ी के आस-पास मिलेंगे। तो मैं जाता दुर्गेश जी के पास, फिर एक बगल में अरविंद रहते थे, उनके पास जाते ऐसे-ऐसे मिलते। तो उन्हीं के साथ घूमना-टहलना और कभी-कभार या भी हुआ कि किसी मंदिर में कोई कार्यक्रम हुआ, तो वहाँ बिन बुलाए पहुँच गए। बाद में हमारे कई दोस्त जो थे, उनके महंतों से, पुजारियों से, रसोइये जो होते हैं, उनसे अच्छे संबंध भी थे, तो वहाँ निमंत्रित भी हम लोग होते थे, तो वहाँ चले जाते थे। तो ये वहाँ का मसला था। और दूसरी ये थी कि शाम के समय पहले साल तो हम लोग एक लिस्ट बना-बना के घूमते थे कि जैसे मैं अगर कनीगंज में हूँ, तो वहाँ से, जहाँ मैं रहता था, वहाँ से उत्तर की तरफ मणि पर्वत पड़ता है, तो मणि पर्वत की तरफ जाना और बहुत सुंदर जगह है वो। अब मैं पिछले 7 साल हुआ मैं नहीं गया, तो वो कैसा होगा ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन जब हुआ था तब वो बहुत अच्छी जगह होती थी और एक ऊँचा-सा टीला है, लगभग उस 100 फुट से ऊँचा ही होगा और पेड़ हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है और कैथ के पेड़ बहुत हैं। कैथ वहाँ लगती थी उसकी। कैथा। हाँ, कैथा उसकी मुझे याद है। तो बरगद और कैथ का पेड़ वहाँ था। कैथ के बहुत ज़्यादा पेड़ थे और दूसरी ख़ास बात ये थी कि जब लक्ष्मण झूला जिसे बोलते हैं, सावन झूला भी बोलते हैं, तो वहाँ पर झूला पड़ता था। तो उसमें राम, लक्ष्मण और सीता झुलाए जाते थे। तो कई एक ही बड़ा-सा बरगद का पेड़ है, उसमें कई झूले पड़ते थे और उसमें कई राम, सीता, लक्ष्मण बैठे हुए होते थे। लोग जाते थे, देखते थे। उस दिन बड़ा मेला लगता है वहाँ पर और जो श्रद्धालु हैं वह उनको उनकी
चरण छूते हैं, उनको कुछ पैसा वगैरह देते हैं, अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं। तो ये उसकी एक दुनिया थी। दूसरी दुनिया हम लोगों की सुबह शुरू होती थी 6-7 बजे खाना-वाना खा के और अपना नहा धो के साकेत कॉलेज जाना। और फिर वह एक बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष दुनिया, लौकिक दुनिया थी, जिसमें महाविद्यालय है, उसकी लाइब्रेरी है, पढ़ाई-लिखाई है। हमारे पास जिस तरीके के अध्यापक उपलब्ध थे, अच्छे, बहुत बुरे, जिस तरीके के मनुष्य उसी तरीके के अध्यापक हर विश्वविद्यालय, हर यूनिवर्सिटी कैंपस में होते, वहाँ भी थे। तो हम उनसे पढ़ते। तो ये काम था। फिर वहाँ की एक स्थानीय छात्र राजनीति थी, उनमें से बहुत सारे लोग बाद में बड़ी राजनीति में घुस जाते थे। जैसे हम लोग गए थे तो वहाँ पर एक खब्बू तिवारी नाम के शख्स की बड़ी चर्चा हुआ करती थी। तो बाद में इधर हम लोगों ने पाया कि खब्बू तिवारी जो हैं वो उसमें निर्वाचित प्रतिनिधि होके पहुँचे सदन में, उन्होंने अपनी बात रखी। फिर हमने ये भी पाया कि उन्होंने मार्कशीट जाली लगाई थी। वहाँ एक और बड़े नामचीन नेता हुए हैं जो साकेत कॉलेज में पढ़ते थे। तो इस तरीके के लोग थे। कुछ बहुत अच्छे संगीतकार वहाँ से निकले, बहुत अच्छे विद्वान निकले। हमारे कम से कम 2 मित्र जो हैं सन्यासी हो गए। हालाँकि सन्यासी किसी का मित्र कहना बड़ा ये विरोधाभास है, लेकिन जब वो लोग पढ़ते थे, हम लोग पढ़ते थे, तो सामान्य ही थे। बाद में वो सन्यासी हो गए, उन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया। तो अयोध्या बहुत सारी चीज़ें देती थी, इतने सारे रास्ते। जैसे किसी विश्वविद्यालय में मुझे ये नहीं लगता कि वो पढ़ते-पढ़ते आप सन्यास की तरफ उन्मुख हो जाएँ। लेकिन अयोध्या में क्या था कि पढ़ते-पढ़ते आप मंदिर के जीवन में बहुत ज़्यादा मुब्तला हो जाएँ। बहुत सारे लोग जो हैं मंदिरों में की अथाह संपत्ति, उस पर कब्ज़ा जमाने के प्रयास में हो जाते थे। बहुत सारे छात्रों ने मंदिरों पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश की। इसके कारण बहुत कई किस्म के अपराध का जन्म हुआ। और एक दौर तो ऐसा आया कि मंदिरों में विद्यार्थियों को रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। जो वहाँ महान थे, नहीं विद्यार्थी जी, हम आपको नहीं रखेंगे। आप विद्यार्थी को रख लिया तो वही उनका प्राण का दुश्मन बन गया। तो उन लोगों से वो बचते थे कि भाई अब तुम लोग अलग रहो ये। और फिर थोड़ा अब जब से इधर थोड़ा और नया ज़माना आया है, तो विद्यार्थियों में एक अपनी प्राइवेट लाइफ की भी ज़्यादा चाहत उपजी है। तो लोग मंदिर में उतना नहीं रहना चाहते। अब कमरे भी बन गए और अन्य जगहों। तो एक तरीके का वह जीवन था जहाँ पर आप सन्यासी बन सकते थे, अपराधी बन सकते थे। दूसरा एक जीवन था कि आप खूब पढ़िए। लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी। और मैं बताऊं कि मुझे अपने कॉलेज से जो अच्छी लाइब्रेरी मिली पहली बार, वो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला की लाइब्रेरी मिली। अभी भी साकेत कॉलेज की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। स्टिल पाठ्य पुस्तकों से लेकर ग्रंथों तक उसमें बहुत अच्छी लाइब्रेरी। यहाँ तक ये मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1980 तक जो अच्छी किताबें समाज विज्ञान और मानविकी में प्रकाशित हुई, वो आपको वहाँ मिल जाएंगी। अच्छा। हाँ, तो बहुत रीसेंट किताब है, इधर बहुत लंबा समय नहीं है। 1920 1980 और 2000 1980 के बाद इस तरीके से उस कॉलेज को आगे जाना था, वो लगभग उतना तेज़ी से आगे नहीं जा पाया। और यह केवल उस कॉलेज के साथ नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारे क्षेत्रीय कॉलेजों के साथ हुआ। सुल्तानपुर में, बलरामपुर में, गोंडा में, बहराइच में। एक ये था कि छोटे-छोटे कस्बों में कॉलेज बने थे आज़ादी के बाद 60 और 80 के बीच, और उनके पास एक सपना था। फिर वह और ये ज़िले ही इतने गरीब रह गए, भयानक गरीबी रही इन ज़िलों में। हाँ, ये इनकी गरीबी तो एक गरीबी कोई किसी भी ज़िले या क्षेत्र की जो गरीबी है वो ऐतिहासिक नहीं रहती है, ये परिस्थितिगत है। एक समय में 1880 में एक रिपोर्ट आई थी, फेमिन कमीशन की रिपोर्ट आई थी। तो उसमें हर ज़िले का एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था। उसकी रिपोर्ट आप स्टेट आर्काइव लखनऊ में देख सकते हैं। तो उसको पढ़ते हुए उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि जो बहराइच ज़िला है ये अवध का सबसे समृद्ध ज़िला है। 1880 में बहराइच ज़िला अवध का सबसे समृद्ध ज़िला हुआ करता था, और वहाँ जो है भूख से बहुत मौतें कम हुई थी। गोंडा की भी यही हालत थी। और लगभग 70 साल, यानी जब देश आज़ाद होता है 1950 में, तो स्थितियाँ वहाँ बदल चुकी हैं। तो अभी भी उपजाऊ इलाका है, बहुत सारी चीज़ें हैं,
अवधि में तो वो बदली जा सकती हैं। तो ये परिस्थितिगत मामला है। लेकिन जब कोई इलाका गलत लोगों को बढ़ावा देने लगेगा, अपराधियों को अपने जनप्रतिनिधि चुनने लगेगा, अपराध जो करता है उसकी आरती उतारने लगेगा, और तो दिक्कत आएगी। ये हुआ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये हुआ है, और इसके कारण वह जिस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे थे वो बढ़ नहीं पाए, क्योंकि उनका उस तरीके से दिमाग आगे नहीं जा पाया, उस तरीके की उनकी कल्पना आगे नहीं जा पाई। वो अपनी जो उनकी अपनी जो जाति हैसियत थी, वो किसी जात विशेष थे, किसी धर्म विशेष से ताल्लुक़ रखते थे, किसी जगह विशेष से ताल्लुक़ रखते थे, उसको तोड़ नहीं पाए। और कोई समाज इसको जब बार-बार तोड़ता है तो वो आगे जाता है, और जब बार-बार इसमें बंद होता है तो पीछे जाता है। ये पूरे अवधि में हुआ है। ये उसका एक पीछे रह जाने का बड़ा कारण रहा है। अगर आपको अभी अयोध्या रहना हो तो रहेंगे? हाँ, बिल्कुल, अयोध्या अच्छी जगह है। हाँ, इस समय मामला है, अयोध्या में रहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब मैं विद्यार्थी रह नहीं गया। कोई मंदिर मुझे रहने के लिए जगह नहीं, अगर रहने का विकल्प हो तो क्या रहेंगे? हाँ, रहने का विकल्प हो, रहेंगे। अच्छी जगह है। प्रदूषण बिल्कुल नहीं है अभी। हाँ, दूसरे किस्म के प्रदूषण आस-पास में तो ज़रूर फैल रहे हैं, लेकिन अच्छी जगह है। और सरयू नदी है और अ, सरयू उत्तर प्रदेश की शायद एकमात्र बड़ी नदी है जो सबसे कम प्रदूषित है। अयोध्या के बाद फिर आप किस शहर को याद करते हैं इस तरह से, इतने पैशन से? इतने पैशन से तो शायद अगर दूसरा शहर है तो इलाहाबाद ही है, क्योंकि इलाहाबाद मैं बिल्कुल पक-पका के आया था 29 साल की उम्र में। तो बहुत सारी जो किशोर वय की सपने होते हैं, जो दिक्कतें होती हैं, मासूमियत होती है, मूर्खताएँ होती हैं, वो सब ख़त्म हो गई थी। नई किस्म की मूर्खताएँ, नए किस्म के पैशन, नए किस्म की चीज़ें आ गई थी, और उसी समय मैं शोध कर रहा था। शोध की शुरुआत की थी 2010 में। तो पहले की दुनिया दूसरे किस्म की थी कि मैं पढ़ लिख रहा था, कोई नौकरी-चाकरी मिल जाए और मामला चल निकले। 2010 के बाद ये सारी चीज़ें पीछे छूट गईं, और मुझे लगा कि मैं बहुत दिक्कत में रहता हूँ, और पहले मुझे लगता था कि मुझे बहुत दिक्कत है। मैं ही सबसे गरीब आदमी हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, अरे राम क्या होगा, अब तो मैं गया काम से, इस टाइप का मामला। ठीक। लेकिन उसके बाद मैं फ़ील करने जाने लगा, निषादों पे काम कर रहा था, और ये जो बाँस का काम करती हैं जातियाँ, उन पर तो मैंने देखा कि उनकी ज़िंदगी बहुत दिक्कत में है। और लोग 2010 में उनमें से बहुत सारे लोगों के तन पे पूरे के पूरे कपड़े नहीं हैं। उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, वो पेड़ों के नीचे रह रहे हैं। आज खाना खा रहे हैं तो कल का कोई जुगाड़ नहीं है। किसी ने उनको राह चलते पीट दिया है, गाली दे दिया है, अपमानित कर दिया है, और कोई चुभती हुई बात कह दी है, और उसका वो प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं अपनी आर्थिक स्थिति के कारण, अपनी सामाजिक स्थिति के कारण। सहस्राब्दियों से वो पीछे ढकेल दिए गए हैं, और उनको जब मैंने देखा तो ये मुझे बहुत शर्म लगी कि हाँ, एक एक हमारे समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो इस तरीके से रह रहा है, और दूसरा हिस्सा ये वह है जो ऊंची जातियों में पैदा हो रहा है, और जिसको पढ़कर अच्छी डिग्री, अच्छा डिवीज़न, अच्छी चीज़ें लेकर आगे निकल जाने की चाहत है। वो कहीं घर बनवा ले, कहीं कुछ हो जाए, कहीं कुछ मिल जाए उसको, और दूसरा हिस्सा है कि उसको उसका पेट भर जाए, वो ठीक से 24 घंटे बिना गाली सुने रह सके, 24 घंटे बिना भूखा रह सके, सम्मान से रह सके, कपड़ा पहन सके, आराम से रह सके, दिन में 8-10 घंटा जितना उसको काम करने का हो उतना करे। इस तरीके की ज़िंदगी अभी भी इस देश के कम से कम 1/4 लोगों को तो मुहाल है, वो इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो 10 से लेकर 17-18 तक मैंने ये जीवन बहुत नज़दीक से देखा, और जितना मैं नज़दीक से देखता गया उतना मैं परेशान होता गया उन लोगों के बारे में जानते हुए। और यह सब मैं इलाहाबाद में रहते हुए कर रहा था। इलाहाबाद की एक ख़ासियत यह भी थी कि इस तरीके की बातें मैं बहुत सारे लोगों से शेयर कर सकता था कि दिक्कत ऐसी-ऐसी है, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, और वो उस पर अपनी राय रख सकते थे। वह एक तरीके से मेरे लिए पहला सामाजिक नगर था, जिसमें एक समाज से मैं जुड़ रहा था, और उसमें मेरी अपनी क्या दिक्कत है, उस समाज की क्या दिक्कत है, जो डिसजॉइंट हैं, जो उसमें एक टूटन दिख रही है मेरे और समाज के बीच में, उसको अगर मैं खुद लोकेट कर पा रहा था, और मेरे कई दोस्त, मेरे कई साथी
कई अध्यापक, कई सीनियर ये बता रहे थे कि तुम्हारे अंदर क्या दिक्कत है, समाज के अंदर दिक्कत है, तुम्हारी कौन-सी परेशानी वास्तव में परेशानी है और कौन-सी परेशानी तुम्हारी परेशानी नहीं है, तुम झूठ-मूठ का बिल्कुल हवा बाँधे घूम रहे हो। तो ये इस तरीके के लोग भी इलाहाबाद में मिल रहे थे। तो इस सब ने एक तरीके से मुझे थोड़ा सामाजिक बनाया। इलाहाबाद एक ऐसा शहर है जो हमें थोड़ा सामाजिक बनाता है। फिर उसके बाद में मैं 2018 में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला चला गया। वो दूसरी नहीं तीसरी दुनिया थी मेरे लिए। कारण यह था कि मैं अभी तक पढ़ता लिखता रहता था और शिमला पे जाएँगे, इलाहाबाद को कुछ और बताइए कि हाँ, क्या याद आता है? इलाहाबाद की ख़ास बात ये है कि छात्र राजनीति, वो सबसे पैशनेट चीज़ है इलाहाबाद की। अगर आप विश्वविद्यालय में हैं, तो किसी न किसी से ज़रूर जुड़े रहेंगे। मसलन आप एसएफआई में जुड़े होंगे, आइसा में जुड़े होंगे, एबीवीपी में जुड़े होंगे, समाजवादी छात्र सभा एनएसयूआई में जुड़े होंगे और कल को कोई नौजवान इस सब से उसकी जो है राय अलग हो, जुदा राय होगी, तो इन सबको वो दरकिनार कर सकता है। इनके खिलाफ वो एक ज़ोर से नारा लगा सकता है और एक नया छात्र संगठन खड़ा कर सकता है। और फिर उसके पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं तो 20-25 लोग हो सकते हैं, 70-80 लोग हो सकते हैं। एक हमारे साथी चुनाव लड़े थे, तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन उनको मात्र 82 वोट मिले थे, मात्र 82, 82। लेकिन उस 82 वोट की स्मृति अभी मेरे मन में कायम है। हम लोग बहुत ये अंदाज़ा लगाते थे इन 82 लोगों में कौन-कौन लोग होंगे जिनको इन्होंने जिन्होंने इनको वोट दिया होगा। उनमें से कुछ लोगों को हम लोग जानते थे। उन लोगों को हम ढूँढते थे कि कौन-कौन लोग हैं, ठीक? या बहुत सारे लोग जो जीतते थे फिर उनका बिल्कुल रहन-सहन, ढंग बदल जाता, जूता बदल जाता था, जूते का रंग बदल जाता था, चेहरा बदल जाता था, चेहरे का रंग बदल जाता था, सब कुछ बदल जाता था। बहुत सारे लोग कभी छात्र राजनीति में जीतते नहीं थे, कुछ लोग तो कभी छात्र राजनीति में सीधे-सीधे चुनाव में खड़े नहीं होते थे। वो केवल एक बाबागिरी करते थे, बवाए रहते थे, लेकिन उनकी भी अपनी एक ठसक होती थी। उनको उनका एक अपना सम्मान था। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नए किस्म के बाबा टाइप के लोग आ गए हैं। तो एक उस शहर की एक ख़ासियत। दूसरा ये था कि का जो शहर की जो सिविल सोसाइटी है बहुत छोटी है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब लोग आ जाएँ सिविल सोसाइटी के चुनिंदा लोग तो 250-300 लोग होंगे मात्र। लेकिन ये था कि वो इस इलाहाबाद शहर के कांसंस कीपर तब भी थे, अब भी हैं। अगर कोई घटना होती है, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो इस सीमावर्ती जगहों पर हो या लंदन में हो, कहीं भी हो और उसको लगता है कि ये अन्याय की बात है, ये गड़बड़ बात है, ये मनुष्य के खिलाफ बात है, ये जो संविधान के खिलाफ बात है, तो इलाहाबाद के लोग उसके खिलाफ जाएँगे। मुझे याद है कि इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ सीएए के खिलाफ और उसमें बहुत लोग गए थे। मैं उसमें नहीं उस समय मैं वहाँ नहीं था इलाहाबाद में। तो हमारे एक दोस्त हैं अंकित, उन्होंने कहा कि उन्होंने इतनी ज़्यादा भीड़ कभी नहीं देखी थी इलाहाबाद में। अच्छा, उसका सीधे-सीधे इलाहाबाद से तो कोई लेना-देना नहीं था। लेकिन वो लोग गए, जैसे मणिपुर की घटना हुई तो इलाहाबाद के बहुत सारे लोग गए। तो हर शहर में कुछ लोग होते हैं जो उस शहर को एक तरीके से उसके कॉन्सेंस कीपर होते हैं और वो यह भी दावा करते हैं कि जिसे आप भारत कहते हैं, उसकी जो सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं, उसको भी वो धारण करने का प्रयास करते हैं। जिसे आप भारत का संविधान कहते हैं, उसको भी वो धारण करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग हर शहर में होते हैं। इलाहाबाद शहर में इन लोगों की संख्या खूब थी, है अभी भी। और अच्छी बात है कि देखते-देखते मुझे ऐसे लड़के मुझे मिले जो बीए फर्स्ट ईयर में थे, फिर सेकंड ईयर में गए, एमए किए, पीएचडी में गए और वह वही नारा लगा रहे हैं जो हम लोग लगाते थे। सेम टू सेम उनकी आवाज़ ऐसे रहती है, हाँ? तो ये देख के खुशी होती है कि इतना हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं। अरे सब गड़बड़ हो रहा है, युवा पीढ़ी सब गड़बड़ ही कर रही है। उसी में से ऐसे लड़के निकल रहे हैं और उसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में निकल रहे हैं। पता लगता है कोई लड़का आजमगढ़ से आया है, कोई बहराइच से आया है, गोंडा से आया है, प्रतापगढ़ से आया है, कौशाम्बी से आया है। बहुत ज़्यादा दूर से तो अब इलाहाबाद में लड़के-लड़कियाँ नहीं आते, लेकिन जो भी आते हैं वो उनको एक दर्द है, एक सपना है। कुछ ऐसे भी हैं जिनको इस सब से बहुत लेना-देना नहीं है। अपनी सिविल सेवा
की तैयारियों में जुट जाते हैं। लेकिन मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एनरोल थे, उन्होंने बीए किया, एमए किया, पीएचडी की, लेकिन कैंपस नहीं गए। जब वो कैंपस से निकल आए तो उन्होंने स्वीकार किया, यार कैंपस नहीं गए, ये बड़ा गड़बड़ हो गया। तो ये है कि जो आप देखिए ना कि पूरे भारत में 2 तरीके के युवा हैं। एक जो कैंपस में गए हैं और एक जिनको कैंपस में नहीं जाने दिया गया। मैं शुरू में जो बात कह रहा था, इस देश की बहुत बड़ी जनसंख्या है जो यूनिवर्सिटियों के कैंपस में जाना चाहती है। उसमें सामाजिक दिक्कतें, आर्थिक दिक्कतें, सांस्कृतिक दिक्कतें और सबसे ज़्यादा राजनीतिक दिक्कतें आती हैं और बहुत बड़ी जनसंख्या जो है कैंपस में नहीं जा पाती। इस देश में इतने बहुत सारे लोग हैं जो कभी लाइब्रेरी ही नहीं गए, इसलिए नहीं कि वो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, उनको जाने का मौका ही नहीं मिला, उनके हाथों में किताब ही नहीं आई। या एक तरह से जाने नहीं दिया गया। हाँ, ये जो सारी संरचनागत बातें हैं, दिक्कतें हैं, वो आ जाती हैं। तो वहाँ पर इस तरीके की दिक्कतें हैं। इलाहाबाद में ये था कि ऐसे बहुत सारे नौजवान थे, सीनियर्स थे, प्रोफेसर थे, अभी भी हैं, जो ऐसे लोगों की मदद करते थे कि वो आगे बढ़ जाए, थोड़ा उसको पीछे से हल्का-सा पुशअप मिल जाए तो आगे निकल जाए। उनकी संख्या बहुत ज़्यादा तो नहीं थी और किसी भी दौर में, किसी भी समाज में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन होती ज़रूर है। इलाहाबाद में भी ऐसे अच्छे, शानदार, बेहतर लोग हैं जो इस तरीके के काम करते रहे हैं। शिमला के बारे में बताइए। हाँ, तो शिमला तो मैं कहूँगा, जैसे कहते हैं कि यह मेरे लिए दूसरी दुनिया थी, तो शिमला मेरे लिए तीसरी दुनिया थी। शिमला की में मैं 2 बार पहले गया था, एक सेमिनार में और एक स्टडी वीक में पार्टिसिपेंट के रूप में, तो अच्छा लगा था। लेकिन जब मैं वहाँ फेलो बन के गया 2018 में, तो पहले दिन जिसको कहते हैं पैर रखना, तो उस समय से लेकर और जिस दिन मैं आया हूँ वहाँ तक, उस संस्थान की सबसे ख़ासियत ये रही कि उसने ये बताया कि पढ़ाई-लिखाई करके अच्छा काम किया है। वो पढ़ने लिखने वालों को बहुत सम्मान देते हैं, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान। और यही ख़ास बात नहीं कि वो केवल सम्मान देते हैं, शिमला शहर भी, आप शिमला में चले जाइए किसी भी जगह, विशेषकर माल रोड पे अगर आप जाएँ और आप उनसे बताएँ कि आप भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान IIS शिमला में फेलो हैं, तो वो आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे। 1-2 बार मेरे साथ बहुत अच्छी बात हुई कि ऐसे मैं था, मेरे दोस्त अजय थे, तो बातों में एक दुकानदार ने पूछा कि आप लोग यहाँ के लगते तो नहीं, क्या करते? तो अजय ने बताया कि हम लोग यहाँ एडवांस स्टडी में फेल हुए। तो उस दुकानदार ने वो 10% डिस्काउंट देता था, तो हम लोगों को 20% डिस्काउंट दिया। तो हम कहे यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। और बाद में वहाँ बहुत सारे दोस्त बने, वहाँ के कुछ बड़े साहित्यकार हैं, उन लोगों से परिचय हुआ, हरनोट जी वगैरह हैं वहाँ पे, आत्मा रंजन है। और वहाँ उस 1-2 बार वो ठाकुर साहब आए, क्या नाम है? सुंदरचंद सुना हुकुमचंद ठाकुर आए, उनसे मुलाकात हुई। राकेश जी जो चंडीगढ़ में हैं, राजकुमार राकेश, उनसे मुलाकात हुई। तो वो अच्छी जगह। दूसरा, शिमला की सबसे ख़ास बात ये रही, जैसे मैं कह रहा था कि इलाहाबाद एक बहुत ही सामाजिक शहर है, तो उसी तरीके से आप अगर शिमला में जाएँ तो वहाँ के दुकानदारों, वहाँ के स्थानीय नागरिकों और वहीं पर विधानसभा भी है। आप जब उच्च अध्ययन संस्थान से माल रोड की तरफ जाते हैं तो विधानसभा पड़ती है और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, कुछ अपवाद हो सकते हैं, उनमें एक नागरिक बोध, सतत नागरिक बोध, वो हमेशा आपको दिखेगा। शिमला के जीवन में मुझे एक बहुत ही शानदार, शालीन नागरिक बोध के दर्शन हुए। थोड़ा बहुत शायद मैं भी बदला हूँ उसके कारण, तो वो एक बहुत ही नागरिक शहर है। और ठीक ऐसा नहीं है कि वहाँ पर दिक्कतें नहीं हैं। आप यहाँ से जब चढ़ रहे होंगे विधानसभा से उसकी तरफ, माल रोड की तरफ, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग अपने पीठ पर खूब भारी-भारी बोझ लिए जा रहे हैं। कुली वहाँ बहुत मिलेंगे जो प्रायः कश्मीर के हैं, कुछ आपको उत्तर भारत के अन्य शहरों से मिलेंगे। होटलों पर या ढाबा जो आस-पास हैं वहाँ पर काम करने वाले लोग आपको रायबरेली के, सुल्तानपुर के, फैज़ाबाद के, गोंडा के, प्रतापगढ़ के, कौशाम्बी के लोग मिल जाएँगे। यहाँ के लोग आपको बहुत ऊपर तक अगर आप जाएँगे हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ तक आपको ये सारे लोग आपको वहाँ पे मिल जाएँगे। तो एक ऐसी भी है कि बहुत सारे प्रवासियों को
शिमला और हिमाचल प्रदेश जगह भी देता है। नेपाल के बहुत सारे प्रवासी मिल जाएँगे। तो एक तरीके और दूसरी ख़ास बात ये है कि जो उच्च अध्ययन संस्थान था वह अपने आप में एक सार्वदेशिक था। जिस तरीके से आप राजधानी दिल्ली में कोई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय होगा तो वहाँ पूरे भारत भर के छात्र आते हैं। तो उच्च अध्ययन संस्थान की ख़ासियत थी कि वहाँ न केवल पूरे भारत के बल्कि दुनिया के भी बहुत अच्छे शानदार स्कॉलर लगभग रहते हैं और एक समय में 30-40 20 से 40 स्कॉलर लगभग हमेशा वहाँ रहते हैं। तो आप डे टू डे उनसे इंटरैक्ट होते हैं, अपने बारे में ज़्यादा बताते हैं, उनके बारे में भी सुनते हैं। कभी-कभी उनसे भी उनके बारे में ज़्यादा जानने का अवसर मिलता है, जिनको केवल आप अपने समकालीन विद्वानों को पढ़ लिख रहे होते हैं, वहाँ आप उनको साक्षात सुन सकते हैं। तो बहुत ही एकेडमिकली वो एंगेजिंग इंस्टीट्यूट है उच्च अध्ययन संस्थान और उसकी छाया थोड़ी आपको शिमला शहर में भी मिल जाएगी। और यह बहुत कम होता है कि किसी शहर में कोई शैक्षिक संस्थान हो और उस शैक्षिक संस्थान को लेकर वह शहर भी गर्व करता हो, दीवाना हो। शिमला में इस बात को लेकर शिमला शहर के किसी भी कोने में आप उच्च अध्ययन संस्थान के बारे में पूछेंगे तो अच्छा ही बताएँगे और वहाँ के लोगों को बहुत रिगार्ड करते हैं। मसलन अगर कोई वहाँ फेलो है, नेशनल फेलो है, टैगोर फेलो है, तो शिमला का एक आम नागरिक यह ज़रूर सोचेगा कि ये आदमी ठीक-ठाक है, पढ़ा लिखा होगा। ये बात आप दिल्ली के बारे में नहीं कह सकते, या आप आगरा के बारे में नहीं कह सकते, या आप इलाहाबाद के बारे में थोड़ा-सा कह सकते हैं। वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आस-पास के इलाकों में आप ये देख सकते हैं कि हाँ, ये यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर तो ठीक-ठाक। बहुत बाहर इससे कोई लेना-देना नहीं, दिल्ली में तो कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन शिमला में ठीक से लेना-देना है। वो उच्च अध्ययन संस्थान लगभग प्रतिदिन के स्तर पर उस शहर का एक हिस्सा बन जाता है। उच्च अध्ययन संस्थान शिमला शहर का एक तरीके से एक्सटेंशन रहता है और जो माल रोड है वह भी उच्च अध्ययन संस्थान का एक्सटेंशन शाम को बन जाती है। तो यहाँ बहुत सारे फेल हो जाते, कोई भी सेमिनार होगा या कुछ भी होगा तो यहाँ के लोग जाएँगे तो निश्चित वो शिमला माल रोड घूमने जाएँगे या कहीं रिज पे घूमने जाएँगे। ज़रूर जाएँगे। और उस पर केवल ये नहीं है कि एक बहुत भौंड़े किस्म का नागरिक, भौंड़े किस्म का एक सौंदर्य बोध आपको दिखेगा, बल्कि आपको सुबह-शाम कभी भी जाइएगा तो एक नागरिक बोध शिमला में आपको ज़रूर दिखेगा। ये बात तो है वहाँ। अयोध्या, इलाहाबाद, शिमला से होते हुए और बीच में भी अभी आप दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली के बारे में आप तुलनात्मक रूप से भी बताइए और मतलब अलग से भी बताइए, ऑब्जेक्टिव रूप से भी बताइए कि व्हाट इज़ दिल्ली फॉर यू? दिल्ली जैसे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ है, मेरे लिए भी 2005 से 10 तक मैं इस शहर में था। तब मैं नौकरी की खोज में था, सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी करता था और मैं मेहनती तो था, ब्रिलियंट नहीं था उतना, क्योंकि सारा काम मेहनत से नहीं हो जाता और कभी-कभी आप मेहनती भी हैं, ब्रिलियंट भी हैं और स्थितियाँ इस तरीके से नहीं हैं तो भी मामला भी नहीं बनता। इसमें किस चीज़ की कमी रह गई ये मैंने इसके बारे में फिर कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि ज़िंदगी दूसरी तरफ चली गई, शोध की तरफ। लेकिन अच्छा लगता है कि नहीं? नहीं, दिल्ली तो मुझे अच्छा लगता है। नहीं, ज़िंदगी शोध की तरफ चली गई, उधर नहीं गई, तो इस बात से अच्छा लगता है? हाँ, ये मुझे अच्छा लगता है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, मतलब ये मुझे लगता है कि मैं लोगों की ज़िंदगी में भले ना शामिल हूँ, लोग मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गए हैं। तो ये मुझे शायद सिविल सर्विस ये मौका ना देती। इसने मुझे मौका दिया है कि मैं लोगों से बातचीत कर सकता हूँ, उनके बारे में जान सकता हूँ, उनसे बात करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और कभी-कभी तो मुझे लगता है कि मैं उनके बीच में एक कोई किस्सा-गो जैसा बन गया हूँ। मैं उनकी कहानियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ। कभी-कभी मैं उसे सुनाने में कामयाब हो जाता हूँ और कभी-कभी सुनाने से पहले ही मैं फ़ेल हो जाता हूँ। कभी-कभी मैं सुनाता हूँ, उसके बाद मुझे लगता है ये यार बात बनी नहीं, गड़बड़ है, और यार दोस्त, अध्यापक कह भी देते हैं इसमें बात आई नहीं। तो लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है शोध करना। एनीवे दिल्ली। हाँ, तो दिल्ली में 2005 से 10 तक था, फिर उसके बाद मैं इलाहाबाद और शिमला रहा। फिर अभी 2022 में अप्रैल में आया, अम्बेडकर विश्वविद्यालय में एक प्रोजेक्ट में काम करता हूँ और अब मैं तकनीकी रूप से रहता हूँ साहिबाबाद में और आता हूँ दिल्ली। तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 2 बार आना-जाना, किसी-किसी दिन 4 बार हो जाता है। और यह केवल जगहों का अंतर नहीं है, दोनों जगहें बिल्कुल अलग-अलग दिखती हैं। मैं मेट्रो में ही यात्रा करता हूँ और अलग-अलग लाइन की जो मेट्रो हैं, रेड लाइन,
येलो लाइन, मैजेंटा लाइन या पिंक लाइन। पिंक लाइन, उस सब के यात्री भी अलग-अलग दिखते हैं, अलग-अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं। हालाँकि वो बहुत ही विविधता लिए होती है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत लग जाता है कि आप किस तरफ से आ रहे हैं, वो अलग मेट्रो में ही दिखता है। या इधर आप रेड लाइन पे दिलशाद गार्डन की तरफ जब आप हाँ। प्रवेश करेंगे उत्तर प्रदेश में, या आप नोएडा की तरफ जब जाएँगे, या आप उधर जाएँगे गुड़गाँव की तरफ, या वो जो राजा नाहर सिंह इस तरफ किसी भी तरफ जाएँगे, तो ये दिल्ली और इसके चारों तरफ के जो प्रदेश हैं और उसकी जो सामाजिकी है, वो आपको मेट्रो में दिखने लगती है। एक ख़ास बात ये। दूसरा ये है कि ये शहर अभी भी काफ़ी संभावना रखता है, तो लोगों को लगता है यहाँ उनकी बात बन जाएगी। एकेडमिक्स वालों को लगता है कि कोई किताब-उताब लिख देंगे, मशहूर हो जाएँगे। कभी लेखक को लगता है कि अरे क्या बात बन जाएगी, कोई फ़िल्म में उनको स्क्रिप्ट लिखने का मिल जाएगा, पुरस्कार मिल जाएगा। कुछ लोग तो घर-द्वार बेच के दिल्ली में बस जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोग सब बेच-बाच के दिल्ली में जो है उनका सामान छोड़ के दूसरी जगह चले जा रहे हैं। तो ये आना-जाना लगा रहता है, लेकिन दिल्ली में लोग बस जाते हैं। उसकी इस तरीके की जीवन शैली है, शायद वह उनको अपने आप में सोख लेती है, फिर वो बाहर उससे निकल नहीं सकते, निचोड़ लेती है, तो आप वहीं के रह जाते हैं। मसलन कि आप जैसे इस शहर में रह रहे हैं और आपने एक मकान ले लिया और मकान महँगा है, तो आपको उसका किस्त देना पड़ेगा। किस्त देने के लिए आपको नौकरी करनी पड़ेगी, तो आपको दिल्ली में ही रहना होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में आप जॉब कर रहे हैं, तो इससे आपको लगता है दुनिया में इससे सुंदर, इस ग्रह पे इससे सुंदर जगह नहीं है, तो आपको यहीं रहना होगा। आप यहाँ शोध कर रहे हैं, आपको प्यार हो गया या आपको धोखा मिल गया, दोनों ही स्थितियों में शहर आपको अच्छा लगने लगा, तो भी आप दिल्ली छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बहुत अलग-अलग आयु वर्ग में अलग-अलग जो सोशल स्पेसेस हैं, उसमें अलग-अलग तरीके के आपके जो हैं राब्ते हो जाते हैं, तो वो आपको लगभग सोख लेते हैं, आपको वहाँ पकड़ लेते हैं, खींच लेते हैं, आप वहाँ से जा नहीं पाते। दिल्ली में रहने वाला लगभग हर तीसरा आदमी दिल्ली को गरियाता रहता है, लेकिन यहीं पर वो बना रहता है, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है और उसको अगर कोई विकल्प दिया जाता है तो उन विकल्पों से वो डरने लगता है। मसलन अगर कोई दिल्ली में रह रहा है, उससे आप कहिए कि अच्छा आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप जाइए मुरादाबाद में रहें, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो मुरादाबाद नहीं जाएगा। भले ही वो कहे कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, लेकिन वो मुरादाबाद नहीं जाएगा। अगर उससे कह दिया जाए कि आप लखीमपुर खीरी चले जाइए, वहाँ बहुत प्रदूषण नहीं, बिल्कुल प्रदूषण नहीं, बहुत बढ़िया वहाँ सुबह होती है, बहुत बढ़िया शाम होती है। दिल्ली में उसने कभी सुबह भी बहुत साल से नहीं देखी, शाम भी बहुत साल से नहीं देखी, लेकिन वो कहेगा नहीं, ये इंडिया इंटरनेशनल सेंटर तो कम से कम है दिल्ली में, कम से कम साहित्य अकादमी है, मंडी हाउस है, तो यहाँ हम जाएँगे, यहाँ मिल लेंगे, यहाँ हम अरुंधति राय को सुन लेंगे, यहाँ हम जो है रवींद्रनाथ ठाकुर को सुन लेंगे, इरफान हबीब को सुन लेंगे। ये तो खैर मार्क्सवादी स्कॉलर और थे। इस समय जो है कई दक्षिणपंथी स्कॉलर भी राजधानी दिल्ली में उनकी काफ़ी पूछ बढ़ रही है। 9 साल से एक नए किस्म का जो है आप कह लीजिए भगवा एलीट जिसे कहते हैं, वो अभी उभर रहा है। और अगर ये सरकार इसमें फिर आई 2024 में और 5 साल और रही 29 तक, तो ये 15 साल इस नए अभिजात को जो राष्ट्रवादी है, भगवा है और विश्वविद्यालयों में या बड़ी-बड़ी जगहों पे सांस्कृतिक दायरे जो हैं दिल्ली के, उन पर वो धीरे-धीरे वहाँ पर वो अग्रिम पंक्ति में काबिज़ शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि यह देश सबका है। तो अगर अभी इनको काबिज़ कहा जाए तो पहले वाले भी काबिज़ थे। काबिज़ शब्द ठीक नहीं है, वो वहाँ पहुँच रहे हैं। जिस तरीके की सत्ता आएगी उसी तरीके के अभिजात की वो रचना करेगी। अगर ये सत्ता बदल जाएगी, दूसरे किस्म की सत्ता आएगी, तो दूसरे किस्म का अभिजात्य आएगा। आप भारत का इतिहास 1950 से और 2023 तक अगर आप देखें और दिल्ली के अभिजात्य के बारे में बात करेंगे, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जिस तरीके की सत्ता दिल्ली में रही है, उसी तरीके का अभिजात्य वहाँ पर उसने सृजित किया है। लेकिन किसी भी शहर में अभिजात्यों का एक जो तबका बनाने में बहुत समय लगता है, 30 साल, 40 साल, 50 साल। इतिहास ने यह मौका कांग्रेस को दिया, तो उसने एक बड़ा अपना अभिजात्य तैयार किया। ये मौका भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषंगी पार्टियों को अभी नहीं मिला है, वो केवल इसकी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। वही मैं कह रहा था कि ये जो है वहाँ पर पहुँच रहे हैं, इनको अभी बहुत मौका जब मिलेगा तब ये एक अभिजात्य बना पाएंगे। और अगर इनको मौका नहीं मिलेगा तो यह जो बुद्धिजीवी है या तो वह तिरोहित हो जाएगा या अपना रास्ता बदल लेगा या पुराने बुद्धिजीवियों में वो शामिल हो जाएगा। क्योंकि जो संस्थाएं हैं, मसलन विश्वविद्यालय,
और जो साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाएं हैं उनकी संख्या सीमित है, और वहीं पर आपको पहचान मिलेगी, वहीं आपको वजीफ़ा मिलेगा, वहीं पर आप पर बातचीत की जाएगी, वहीं आपकी प्रशंसा होगी या वहीं पर आपकी निंदा होगी। दायरे सीमित हैं राजधानी में, और हर देश में जो दुनिया के हर देश में जो राजधानियाँ होती हैं वहाँ अंतहीन दायरे नहीं होते, निश्चित ही दायरे होते हैं। दिल्ली में ही निश्चित दायरे हैं, तो वहीं पर आपको मिलेगी जो भी कुछ मिलना है, तो लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं। तो ये है मामला। तो बहुत सारे लोग उसमें से बाहर कर दिए गए हैं, कुछ लोगों ने समझौता कर लिया है, कुछ लोग सत्ता के पक्ष में बहुत तेज़ बात कर रहे हैं, तो इसलिए उनको जगह मिल रही हैं, वो ठीक ठाक जगहों पर दिख रहे हैं। कल को सत्ता बदल जाएगी तो या तो वो सुर बदल लेंगे या तो चुप हो जाएंगे। नए तरीके के लोग नई बात करना शुरू करेंगे, या पुराने तरीके के लोग पुरानी बात करना शुरू करेंगे। तो ये बहुत कुछ सत्ता पर निर्भर करता है। अब इवन बैनर के रंग, बातचीत, विषय, ये सब कुछ आप देखिए। तो ये एक तरीके से दिल्ली में रहने से मुझे सबसे ख़ास बात ये बहुत ही रोचक लगती है कि इस जो भारत का बुद्धिजीवी वर्ग है, इसके जो झुकाव हैं उनको आप बहुत अच्छी तरीके से चिन्हित कर सकते हैं कि कौन किस तरफ जा रहा है। और सबसे ज़्यादा आप लोगों को भय को बहुत आसानी से चिन्हित कर सकते हैं। शहर जो है जितनी ज़्यादा खुशी देते हैं उससे ज़्यादा तो आपके अंदर भय सृजित कर देते हैं। तो एक तरीके के बहुत सारे बुद्धिजीवियों में आप देखें कि सेंसरिंग के वो शिकार हो गए हैं, सेल्फ सेंसर्ड बहुत ज़्यादा है। वो जो बात कहना चाहते हैं वही बात नहीं कह रहे हैं, इधर उधर की बात कहेंगे, बस वही मेन बात नहीं कहेंगे, वो उसको अपने निजी दायरों में कह रहे हैं। तो जो बातें उनको सार्वजनिक दायरों में कहनी थी वो नहीं कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो डर गए हैं, उनको लग रहा है कि वक्त नहीं है, हमारा वक्त आएगा तो हम कहेंगे। दूसरे लोगों को लगता है कि हमारा वक्त आ गया है, तो उनके मन में जो भी आ रहा है वो कह रहे हैं। तो ये थी दिल्ली। नहीं, ये दिल्ली नहीं थी, उसका एक छोटा सा हिस्सा था। दिल्ली को जिस तरीके से वो हाथी वाली कहानी है ना, कि जो उसका जो भी हिस्सा पकड़ता है उसको वही लगता है। दिल्ली में जो जहाँ है उसको दिल्ली वैसे ही लगती है। एक किसी शहदरा में जो कोई कारखाना होगा जहाँ पर प्लास्टिक के खिलौने बनते हैं, उसमें काम करने वाले कर्मचारी या सुपरवाइज़र की जो दिल्ली होगी वह उस दिल्ली से बिल्कुल जुदा है जो किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है या रिसर्च स्कॉलर है या अभी एमए कर रहा है, प्रेमी प्रेमिका या पार्टनर के रोल में है। इसकी दिल्ली से उसकी दिल्ली जुदा होगी, जो बिल्कुल प्रत्यक्ष दायरों में रह रहे हैं। बिल्कुल अभी यमुना में पानी आया, इतने लोग जो उसके पुल के नीचे रह रहे थे अलग अलग, उनकी दिल्ली उस दिल्ली से बिल्कुल अलग है जो फ्लैट वाली दिल्ली है। जो गेटेड कॉलोनियाँ हैं उनकी दिल्ली अलग है। तो दिल्ली में हज़ार किस्म की दिल्ली बसी हुई है, और जो मैं बता रहा था यह एक साल के मेरे अपने अनुभव वाली दिल्ली है। तो इसमें कोई निष्कर्षात्मक बात नहीं है। ओके, शुक्रिया रमाशंकर जी।